कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। मानवी ऑटो की तरफ बढ़ी ही थी, लेकिन सिर एकदम से चकराने की वजह से वो वहीं पर बेहोश होकर गिर गई। अरे देखो देखो, वो लड़की गिर गई। सड़क पर आते जाते लोग आपस में ही बोले और भीड़ इकट्ठा हो गई, लेकिन कोई भी मदद करने को आगे नहीं आ रहा था। आप लोग तमाशा देख रहे हैं क्या? यहाँ पर इकट्ठा होकर आगे बढ़कर हेल्प भी नहीं की जा रही? तो एक लड़के की गंभीर सी आवाज़ सुनाई पड़ी और वो मानवी के पास आया। उसने किसी से पानी मांगा और मानवी के चेहरे पर छींटे मारे तो उसे कुछ होश आया। वो उठने को हुई तो लड़के ने उसे सहारा दिया। बाकी की भीड़ भी हट चुकी थी। थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी, वो अपने सिर पर हाथ रखकर बोली, जो अभी भी कुछ घूमा जा रहा था। इट्स ओके, आप ठीक तो हो ना? और क्या हुआ, कैसे गिर गई? बस चक्कर आ गए। मैं हेल्प करूं कुछ? कहाँ जाना है आपको? उसने सवाल किया। तो मानवी ने उसे देखा। जब से उसके साथ वो सब कुछ हुआ था, एक डर सा मन में बैठ गया था। वो बाहर किसी से भी बातें तक नहीं करती थी। जी नहीं, मैं चली जाऊंगी, वो कुछ घबराहट से बोली और आगे बढ़ गई। मुझे तो लग रहा है अभी आप ठीक नहीं हैं पूरी तरह से, और मेरी हेल्प नहीं लेनी तो कोई बात नहीं, आप अपने घर ही कॉल करके किसी को बुला लीजिए, वो उसके पीछे आता हुआ बोला। अजीब आदमी हैं आप, मेरी थोड़ी सी मदद क्या कर दी? आप तो एकदम से पीछे ही पड़ गए। अगर मेरे पीछे आए दोबारा तो मैं चिल्लाकर पूरी भीड़ इकट्ठा कर लूँगी, वो गुस्साते हुए बोली। हाँ, वही भीड़ जिसने आपकी हेल्प तक नहीं की, बस तमाशा देखने के लिए खड़े रहे, वो भी उसी अंदाज में जवाब देता हुआ बोला। तो वो चुप हो गई। लड़के ने ऑटो रुकवाया और उसमें मानवी को बैठने का बोल दिया। इतना भी डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई चोर बदमाश नहीं हूँ मैं, वो मानवी को देखकर बोला और उससे एड्रेस पूछा। मानवी को अब तक इतना तो समझ आ गया था कि लड़का अच्छे घर से है, तो उसने उसे एड्रेस बता दिया। वो भी मानवी के साथ पीछे ही बैठ गया और ऑटो आगे बढ़ गया। पर मानवी के मन में अभी भी उथल पुथल मची हुई थी। इधर जिज्ञासा बालकनी में खड़ी हुई पूरे शहर की खूबसूरती को निहार रही थी कि अरमान भी उसके बगल में आकर खड़ा हो गया। क्या देख रही हो? कितना अलग सा है ना सब कुछ। मैं पहली बार इंडिया से बाहर आई हूँ और सच्ची बताऊँ तो मुझे ये सब बहुत अच्छा लग रहा है। डिफरेंट नेचर, डिफरेंट कल्चर। पर कुछ भी हो, अपना देश, अपना शहर, अपने लोग ही अपने होते हैं। किसी भी शहर या देश में वो कमी हमेशा रहती है, वो सुकून नहीं होता जो हमें हमारे अपनों के बीच मिलता है। दार्शनिक जी, आप अकेले कहाँ हैं? मैं भी आपके साथ ही आई हूँ, वो मुंह बिचकाए हुए बोली। जब से मिली हो कितने नामकरण कर डाले हैं मेरे, वो हाथ बांधे अपनी छोटी आंखें से उसे घूरते हुए बोला। क्योंकि आपकी बातें ही ऐसी होती है कि मुझे हर बार एक नया नाम मिल ही जाता है, वो उसके गाल खींचकर बोली। आउच, बच्चा नहीं हूँ मैं और दर्द भी होते हैं, वो मासूम सा अपना गाल सहलाते हुए बोला। तो जिज्ञासा ने अपनी बाहें उसकी गर्दन में फंसाते हुए उसके गालों को अपने लबों से छू लिया। इस दर्द की दवा भी तो है मेरे ही पास, पर इतने में ठीक नहीं होगा, वो बेताबी से बोला। जिस पर जिज्ञासा ने कुछ हैरानी भरी नज़रों से उसे देखा। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो उसकी बोलती बंद कर चुका था। अंदर अंदर चलिए ना, वो कुछ देर बाद गहरी सांस ले कसमसाते हुए बोली। अरमान उसकी गर्दन तक पहुंच चुका था। जिज्ञासा के चेहरे की रंगत को देख उसकी मुस्कान गहरी हो गई। उसने जिज्ञासा को लाकर बिस्तर पर बिठाया। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए? आपको कुछ और इंतज़ार करना है? मैं तो शादी के बंधन में बंधने के साथ ही आपकी हो चुकी हूँ, वो उसका हाथ थामते हुए बोली। आज शायद उसका इंतज़ार भी खत्म होने को था। अरमान ने उसे नज़र भर कर देखा और उसके माथे को चूम लिया। आई लव यू, वो गहराई से बोला और उस पर अपने प्यार का रंग बरसाने लगा। मीठी सिसकी सी संगीत की धुन उस रूम में आ रही थी। कभी तेज चलती सांसें एक दूसरे में बिखर जाती और खुद को परिपूर्ण समझती, तो कभी फूलों की महक सी वो उसमें समा जाती। पूरे एक हफ्ते अपने हनीमून पीरियड को खूब अच्छे से एंजॉय करके अपने प्यार के साथ हंसी लम्हे और यादें बसाकर आज वो वापस से अपने घर आने वाले थे। दीप्ति बाथरूम में ही पैकिंग में लगी हुई थी। आखिर पूरे 2 घंटे के बाथरूम रोमांस के बाद उसकी जान ने उसे आज़ाद किया था।
ओफो, इतना क्यों हड़बड़ा रही हो, मैं भी कर देता हूँ ना तुम्हारी हेल्प। कनिष्क दीप्ति के भीगे गालों को कंधे से हटाकर एक साइड करके वहाँ अपनी ठंडी उंगलियाँ चलाने लगा था। तुम्हारी हेल्प लेने पर जो काम आधे घंटे का होता है उसमें 5 घंटे लग जाते हैं, तो अब तो तुम मुझसे दूर ही रहो और कोई हेल्प ना करो, वो उसकी हथेली पर मारते हुए बोली। आधे घंटे में उनकी फ्लाइट थी, लेकिन अभी तक पैकिंग भी नहीं हो पाई थी। जनाब अपनी मल्लिका को छोड़ना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें भी पता था एक बार घर पहुंच गए तो बस काम ही काम दिखेगा जो इतने दिन से छूटा हुआ है। दीप्ति को परेशान देखकर उसने उसे तंग ना करने की ठानी और सच में उसकी हेल्प करने लगा सामान समेटने में। सब हो गया ना, अब कुछ नहीं बाकी है, तुम जाकर कपड़े पहन लो, मैं अरमान को कॉल करके देखता हूँ कि वो दोनों रेडी हुए या नहीं। कनिष्क सूटकेस बंद करता हुआ बोला। छूट तो बहुत कुछ रहा है, दीप्ति ने नम आंखों से एक बार पूरे कमरे को देखते हुए कहा। इन दिनों कितने खास पल बिताए थे उसने, हर टेंशन से दूर कनिष्क के साथ, बस उसे ही जिया था उसने। इन लम्हों में बहुत सारी यादें भी बनाकर साथ ले जा रहे हैं। मैंने हमारे बहुत सारे मोमेंट्स को कैप्चर भी किया है कैमरे में, और जब टाइम मिलेगा तो फिर आएंगे यहाँ। वो दीप्ति के गाल पर हाथ रखकर प्यार से बोला, तो उसने हाँ में गर्दन हिला दी और उसके सीने से लग गई। वो चारों अपने घर के बाहर खड़े थे, वापस सबके बीच आने की खुशी उनके चेहरे पर ही बयां हो रही थी। अरमान ने बेल बजाई तो मेड ने डोर खोला और सर्वेंट उनसे बैग लेकर रूम में चली गई। दादी सामने ही मिल गई तो सब उनसे मिले। चलो, सब अच्छे से वापस आ गए, अब जल्दी से मुझे मेरे परपोते परपोती से मिला दो, वो मजाकिया अंदाज में बोली तो दीप्ति और जिज्ञासा दोनों ही शर्मा गए। दादी, मानवी और माँ कहाँ हैं, दिख नहीं रही, कनिष्क ने दादी से पूछा। तेरी माँ तो तुम्हारी मासी के घर गई है उनसे मिलने, और मानवी वो तो पीछे वाले गार्डन में है अपने दोस्त के साथ। ओह अच्छा, डॉली आई है क्या घर? नहीं, डॉली नहीं है, कोई लड़का है, उस दिन भी उसकी मदद किया था, बहुत समझदार और संस्कारी बच्चा है। ऐसा कौन है? वो खुद ही में बोला। दीप, तुम रूम में चलो, मैं मानवी से मिलकर आता हूँ, वो बोला और गार्डन की तरफ बढ़ गया। चिंता मत करो, अगर वो यहाँ होंगी तो पक्का मिल जाएंगे, और मेरे भाई आ जाएं फिर मैं उनसे कहूँगी तुम्हारी हेल्प करने के लिए, वो तुम्हारी बहन को ढूंढने में ज़रूर हेल्प करेंगे। मानवी, जो उस लड़के के साथ बात कर रही थी, बोली। ये वही लड़का था जो उस दिन उसे मिला था। तुम्हारी तबीयत कैसी है, अब ठीक हो ना? हाँ, अब तो बिल्कुल मस्त हूँ। मानवी, कनिष्क की आवाज़ सुनकर मानवी ने उस तरफ देखने लगी। भाई, वो खुश होकर बोली तो झटके से उठकर उसकी तरफ भागी। कनिष्क ने मुस्कुराते हुए अपनी बाहें खोल दी, वो उसके सीने से लग गई। आप सबके बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अरमान भाई और दोनों भाभी, कोई भी नहीं था, बस मैं ही अकेले थी यहाँ, वो शिकायत करती हुई बोली। संभव, कनिष्क की नज़रें जैसे ही सामने से आ रहे लड़के पर पड़ी, वो बुदबुदाया। कनिष्क? संभव भी उसे देखकर उतना ही हैरान था जितना कि कनिष्क उसे देखकर। उसे नहीं पता था कि वो कनिष्क के घर पर है। मानवी, ये? कनिष्क बोला तो मानवी उससे दूर होकर बोली, भाई ये संभव है, इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की थी, उस दिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी रास्ते में तो। वो बोल ही रही थी कि संभव कनिष्क के पास आकर खड़ा हुआ, लेकिन जाने क्यों कनिष्क की आंखों में गुस्सा उतर आया। तुम यहाँ क्या लेने आए हो? वो सख्ती से बोला। अपनी बहन को ढूंढने। तुम्हें पता है क्या कुछ कि वो कहाँ है? संभव ने पूछा तो कनिष्क ने गुस्से से उसकी कॉलर पकड़ ली। अब याद आ रही है बहन की अपने, और मेरे पास क्या करेगी? मुझे क्या पता होगा कि कहाँ है वो तो तुम लोगों के साथ थी ना, तो कहाँ खो गई वो जो तुम्हें यहाँ तक आना पड़ा? उसके चिल्लाने की आवाज़ सुन दीप्ति भागती हुई वहाँ आ गई थी। संभव को सामने देखकर उसे भी एक झटका लगा। संभव, तू? वो कांपते शब्दों में बोली। गाढ़े हरे रंग का सूट, भरी हुई मांग, हाथों में चूड़ियाँ, माथे पर बिंदी सजाए वो खड़ी थी, आंखें अनायास ही भर आई थी। संभव को इतने समय बाद देखकर उसने दौड़कर कनिष्क से उसे छुड़ाया। क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे, मेरा भाई है वो। दीप्ति उसे संभव से दूर करती हुई बोली। कौन सा भाई? कोई रिश्ता नहीं है अब तुम्हारा इससे। घर से निकालते वक्त तो एक भी बार होश नहीं आया कि तुम इसकी बहन हो, और अब 6 महीने बाद इसके दिल में प्यार जाग उठा तुम्हारे लिए, वो गुस्से से बोला। संभव की आंखें नम हो उठी कनिष्क की बातें सुनकर, वहीं दीप्ति के आंसू गालों पर लुढ़क आए।
तुम कुछ भी मत बोलो, मुझे पता है इसने मुझे ज़रूर खोजा होगा। बहुत प्यार करता है ये मुझसे, बहुत साथ दिया है इसने मेरा जब तक उस घर में थी। वो अपने आंसू साफ करती हुई बोली और संभव को देखकर मुस्कुराने की कोशिश की। कैसी है तू? आने से पहले एक भी बार मिलना या बताना ज़रूरी नहीं समझा तूने? आखिर प्रूव कर ही दिया कि मैं सौतेला ही हूँ तेरे लिए। मम्मा ने तेरे साथ गलत किया और उसकी सज़ा तू मुझे भी देकर चली आई। पल पल घुट रहा था मैं ये सोच कर कि पापा कभी माफ़ नहीं करेंगे मुझे। अपनी बहन का ख्याल जो नहीं रख पाया मैं। वो दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाकर रो पड़ा। पापा पागल हो गया है तू? जो कुछ भी बोले जा रहा है, मेरा भाई है तू और मैंने तो कभी तुझमें कोई भेदभाव नहीं किया। वो उसका हाथ चेहरे से हटाते हुए उसके आंसू साफ करने लगी, लेकिन खुद को रोने से नहीं रोक पाई और उसे अपने गले से लगा लिया। संभव बोला, भाभी ये कनिष्क की बहन है और तूने शादी कब कर ली? इतना भी हक नहीं समझा कि हमें बता सके। दीप्ति बोली, कनिष्क की बहन है ये और शादी 10 दिन पहले ही हुई है हमारी। बताती तो तब जब कोई मेरे बारे में जानना चाहता। संभव बोला, सब जानना चाहते थे दी जीजू, मैं सब परेशान थे तेरे लिए, सोचते थे कि तू कैसी होगी, कहाँ होगी, और फिर वहाँ हर जगह ढूंढा मैंने, लेकिन तेरा कुछ पता ही नहीं चला। मैंने कनिष्क को भी कॉल किया था लेकिन उसने बात ही नहीं की और फिर मौलिक की वजह से पता चला कि तू यहाँ है तो मैं आ गया। एड्रेस भी नहीं था मेरे पास तेरा, वो तो मानवी मिल गई और किस्मत से वो तुम्हारी ननद निकली। मानवी बोली, हाँ भाभी, और आपको पता है मुझे तो ये कोई गुंडे से लगे थे, मैं तो डर रही थी इनकी हेल्प लेने में। दीप्ति बोली, मेरा भाई बहुत शरीफ है, वैसे तुम कहाँ मिली इससे? भाभी वो एक दिन मैं कॉलेज से वापस आ रही थी तो मुझे रास्ते में चक्कर आ रहे थे, तब इन्होंने ही मुझे घर पहुंचाया था और मुझे छोड़ने भी यहाँ तक आए थे। पहले तो मैं डर रही थी लेकिन फिर तसल्ली हो गई कि ठीक ठाक है। उसके बाद जब हम घर आए तो माँ ने इन्हें बुलाने को कहा। मानवी घर आकर श्वेता जी को बताई कि संभव ने कैसे उसकी हेल्प की, तो श्वेता जी ने उससे संभव को अंदर बुलाकर लाने को कहा। मानवी जल्दी से बाहर भागी और ऑटो रुका कर संभव को रोका। क्या हुआ? अंदर चलो, माँ बुला रही हैं, उन्हें मिलना है तुमसे। पिटवाने का इरादा है क्या? देखो मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। उसके बोलने पर मानवी हंस दी और इनकार में सिर हिलाया। नहीं, बस माँ ने कहा कि तुम मेरी हेल्प किए हो तो वही थैंक यू कहने के लिए बुला रही हैं। अंदर चलो ना, चाय तो पी कर जाओ, वो लगभग जिद करती हुई बोले। तो संभव उसके साथ अंदर आया। आओ बेटा बैठो, श्वेता जी ने प्यार से कहा तो वो सोफे पर बैठ गया। बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसे अनजान होते हुए भी किसी की हेल्प करते हैं। आंटी जी, बस जहाँ जितनी हो सकती है उतनी अपनी तरफ से करने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बहुत अच्छी सोच है। क्या नाम है तुम्हारा? संभव। बहुत प्यारा नाम है। कहाँ रहते हो? कोलकाता में। आंटी जी कोलकाता में नहीं रहता, मैं यहाँ कुछ काम से आया हूँ। ओह अच्छा, कभी भी तो कोई ज़रूरत लगे तो ज़रूर बताना हमें, उन्होंने कहा। वो चाय का कप उसकी तरफ बढ़ा दिया और नाश्ते की प्लेट भी सामने लगवा दी। उसके बाद मानवी और संभव में दोस्ती हो गई थी और संभव ने उसे बताया था कि वो अपनी बहन को ढूंढने के लिए यहाँ कोलकाता आया हुआ है। दीप्ति बोली, बहुत परेशानी उठानी पड़ी ना तुझे मेरे लिए। जीजू, दी और एंजल कैसे हैं सब? संभव बोला, सब अच्छे हैं, बस आपको बहुत याद करती हैं दी। दीप्ति बोली, मानवी बोली, भाभी भाई नाराज़ हो गए लगता है। दीप्ति बोली, तुम चिंता मत करो, मैं बात कर लूँगी उससे। संभव तू अंदर चलना, मैं तुझे अपने पूरे परिवार से मिलवाती हूँ। मेरे लिए मेरा भाई इतनी दूर से आया है। उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। संभव और मानवी के साथ वो अंदर आई और उसने दादी को बताया कि संभव उसका भाई है तो वो बहुत खुश हुई। दीप्ति की खुशी देखकर अरमान और जिज्ञासा भी संभव से मिले। जिज्ञासा बोली, कहाँ रुके हो तुम? अरमान जी को बता दो, वो यहीं तुम्हारा सामान मंगवा लेंगे, यहीं रहना। दीप्ति बोली, हाँ संभव, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तुझे यहीं रुकना है। संभव बोला, नहीं जिज्ञासा दी, कनिष्क, मेरा मतलब जीजू बहुत नाराज़ है मुझसे। उन्होंने तो मुझसे एक बार ठीक से बात भी नहीं की और ऐसे में मेरा यहाँ रुकना शायद उन्हें अच्छा ना लगे। ये सुनते ही दीप्ति उदास सी हो गई। चिंता मत कर, मैं आऊँगा मिलने फिर से। पास ही के होटल में रुका हूँ और फिर मेरे साथ चलना तू घर, वहाँ पे सब याद करते हैं तुझे, वो प्यार से दीप्ति से बोला।
अरमान तुम बात करो ना प्लीज़, मैं नहीं चाहती कि मेरा भाई ऐसे जाए, दीप्ति ने अरमान से रिक्वेस्ट करते हुए कहा। दीप्ति मैं समझता हूँ तुम्हारी बात, लेकिन अभी वो कुछ नहीं सुनेगा और ना ही समझेगा। जब उसका दिमाग शांत हो जाए तो तुम इससे इस बारे में बात करना। अभी के लिए संभव को होटल ही जाने दो, वो उसे समझाते हुए बोला, क्योंकि कनिष्क की एक एक आदत वो काफ़ी अच्छे से जानता था। वो सब आपस में अभी बातें कर ही रहे थे कि संभव का फ़ोन बजने लगा। उसने कॉल रिसीव की। दी आपके लिए गुड न्यूज़ है, इधर देखो। उसने कैमरा दीप्ति की तरफ घुमा दिया। दीप्ति, तू हमारी दीप्ति के पास है? आराधना ने खुश होते हुए पूछा तो वो हाँ बोला और फ़ोन दीप्ति को पकड़ा दिया। दीप्ति को रोए कि खुश हो समझ ही नहीं पा रही थी, आंखों में आंसू थे उसके, वहीं लब मुस्कुरा रहे थे। कैसी है मेरी बच्ची? और दी की कभी याद नहीं आती क्या कि एक बार कॉल भी कर लेती? वो शिकायत करती हुई बोली। आई एम सॉरी दी, उसने सिर झुका लिया। रो मत पागल, तू तो खुश है ना, अब अपने प्यार के साथ है। मुझे समझना चाहिए था तुझे, लेकिन तेरा साथ देने की बजाय मैं भी सबकी तरह तुझे ही समझाने लगी थी। मुझे लगता था ऑनलाइन प्यार के नाम पर कोई क्या ही साथ निभाएगा, लेकिन तेरा प्यार तो तब भी तेरे लिए खड़ा हुआ जब तेरे पास कोई नहीं था। मुझे थैंक यू बोलना है उसे कि उसने मेरी छुटकी सी बहन को इतना प्यार दिया, उसकी इतनी केयर करता है। कहाँ है तेरे पति देव? आराधना ने मुस्कुराते हुए पूछा। दी आप देखिए ना इन्हें, ये मेरी दादी और ये जिज्ञासा मेरी जेठानी, मेरी बहन, मेरी सहेली, सब कुछ। आप मेरे पास नहीं थी, लेकिन इसने मुझे बहन की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। और ये अरमान मेरा सास, जब कनिष्क मेरी बात नहीं सुनता या उसकी कोई भी शिकायत इससे ही करती हूँ मैं। और मानवी मेरी छोटी सी प्यारी गुड़िया। दीप्ति कनिष्क के बारे में इस वक्त आराधना को नहीं बताना चाहती थी कि वो गुस्सा है, इसलिए वो बाकी सबसे उसे मिलाने लगी थी वीडियो कॉल पर। संभव होटल चला गया था। 1-2 घंटे दीप्ति के पास रहने के बाद, उसके जाने के काफ़ी देर बाद वो रूम में आई तो कनिष्क अपने लैपटॉप पर लगा हुआ था। वो आकर बिस्तर ठीक की और लेट गई। खाना खाया तुमने? मुझे भूख नहीं है। दीप बचपना नहीं करो, और बिना खाए कैसे सो सकती हो तुम? उठकर पहले खाना खाओ, उसके बाद सोना। वो लैपटॉप बंद करता हुआ बोला। तुमसे क्या मतलब, मैं खाऊं या नहीं? तुम नहीं चाहते कि मेरा भाई यहाँ रुके, मेरे पास रहे, तो चला गया ना वो। उसका गला भर आया था, आगे वो कुछ बोल ही नहीं पाई, वो सिसक पड़ी। कनिष्क उसके पास आकर बैठा और उसका चेहरा थामते हुए बोला, तुम समझ क्यों नहीं रही मुझे? मैं कभी ऐसा कोई फैसला नहीं लेना चाहता जिसमें तुम्हें तकलीफ़ हो, तुम्हें दर्द मिले। क्या मिला उस घर से तुम्हें? तुम कर रही थी ना सबके मन का, मुझे भी तो छोड़ दिया था तुमने उन सब के लिए। और उन्होंने क्या किया? उस सब के बाद भी तुम्हें उस बारिश भरी शाम से घर से बाहर निकाल दिया। मैं कैसे भूल जाऊं वो हालत तुम्हारी जिसमें तुम अरमान को मिली थी। कभी सोचा है तुमने कि अगर उस दिन अरमान ना मिला होता तुम्हें, तो अगर अरमान को तुम उस रात ना मिली होती तो आज कहाँ होती, कैसी होती? मैं सोच भी नहीं सकता। कनिष्क भी गलत नहीं था, वो बस दीप्ति की खुशियाँ चाहता था, उसके बारे में सोचकर ही वो ये सब बोल रहा था। पर संभव तो ठीक है ना, वो अच्छा है। तुम जानते हो ना कि उसे मेरी कितनी बनती थी। तुमने उस पर इतना गुस्सा किया, उस पर इतना चिल्लाए क्यों? मैं चाहती थी कि वो यहाँ रुके मेरे पास कुछ टाइम, लेकिन वो नहीं रुका, चला गया, ये कह कर कि तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा उसका यहाँ रुकना। दीप, ये जितना मेरा घर है उतना ही तुम्हारा भी है, और अगर तुम उसे रोकती तो मैं कुछ भी ना बोलता। हाँ, माना कि मैंने उस पर शायद बेवजह ही गुस्सा कर दिया, उसने कई बार मेरा भी साथ दिया है। जब तुम मुझसे बात नहीं करती थी तो वही तुम्हारी हाल खबर भी देता था मुझे, लेकिन मैं क्या करता? मुझे अचानक उसे सामने देखकर गुस्सा आ गया। तुम चाहती हो तो वो यहीं रुकेगा, मैं खुद बात कर लूँगा उससे, बस। लेकिन अब तुम रोना बंद करो। कितने आंसू बहाए जा रही हो कब से? मुझसे नहीं देखा जाता तुम्हारे इन आंसुओं को, समझी? वो उसके सिर को चूमते हुए बोला और उसका सिर सहलाया। मैं खाना ले आता हूँ तुम्हारे लिए, यहीं खा लेंगे, ओके? वो बोला तो उसने सिर हिलाया। कनिष्क रूम से बाहर निकला तो उसे विवेक जी मिल गए। उन्होंने भी संभव के बारे में उससे पूछा तो उसने उन्हें सब कुछ बता दिया। अरमान किस होटल में रुका है संभव, पता कर लेना, और याद रहे सुबह तक वो यहाँ शिफ्ट हो जाए। कनिष्क डाइनिंग टेबल पर अपनी और दीप्ति की प्लेट में खाना लगाते हुए अरमान से बोला, क्या हुआ? ठंडा हो गया तेरा सारा गुस्सा उसके आगे?
अभी यार क्या बोलूँ, कहावत तो तूने सुनी ही होगी, सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। उसके इतना कहते ही अरमान ठहाके लगाकर हंस पड़ा। वो जानता था कि दीप्ति को उदास या रोता हुआ वो बिल्कुल नहीं देख पाएगा, और हुआ भी वही। आखिर में कनिष्क ने अपनी जिद छोड़कर अपनी मल्लिका की खुशियाँ उसकी जिद ही चुनी और संभव को यहाँ बुलाने को वो तैयार हो गया। क्या बात है, किस सोच में डूबी हुई हो? अरमान रूम में आया तो जिज्ञासा उसे गुमसुम दे दिखी तो उसने पूछ बैठा, मैं दीप्ति के बारे में सोच रही हूँ, कैसी फैमिली है उसकी। पहले तो ऐसे घर से निकाल दिया, उसके बाद अब उसके भाई का आना। क्या अब उसकी मम्मा नहीं होंगी? उन्होंने नहीं रोका होगा संभव को यहाँ आने से? या फिर यही सोचिए कि अगर दीप्ति वहाँ गई भी तो वो खुश होगी नहीं और फालतू में दीप्ति ही परेशान होगी। वो अपने मन में चल रही बात उसे बताई। जिज्ञासा, कुछ भी हो कैसे भी हो, वो लोग दीप्ति की फैमिली है और उनकी जगह मैं, तुम या कोई भी नहीं ले सकता। तुमने देखा नहीं संभव से मिलकर वो कितना खुश हो गई थी, और अपनी आराधना दीदी से बात करते हुए भी कितनी खुशी झलक रही थी उसके चेहरे पर। वो तो है, लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं। अब तुम ज़्यादा सोच रही हो। कनिष्क है दीप्ति के लिए, वो जो फैसला लेगा वो दीप्ति के लिए बिल्कुल सही होगा। और अब तुम किसी और पर भी ध्यान दे लो। और किस पर ध्यान देना है? हाँ, किस पर ही ध्यान देना है? वो उसे गहरी नज़रों से देखता हुआ बोला तो जिज्ञासा ने एक पिलो उठाकर उसे मारा। आप भी मत शुरू हो जाइए, जानती हूँ मुझे चिढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं अभी बस सोने के मूड में हूँ। वो लाइट्स ऑफ करते हुए बोले। हाँ तो मैंने कब कुछ कहा, मैं भी तो सोने ही जा रहा हूँ, वो अपनी जगह पर लेटते हुए बोला। अब जाकर अपने रूम में आकर अरमान को सुकून सा महसूस हो रहा था कि तभी जिज्ञासा ने उसके गालों को चूम लिया और गुड नाइट कहती हुई उसके आगोश में सिमट गई। कनिष्क दीप्ति के लिए खाना लेकर आया तो वो नींद में जा चुकी थी। ये लड़की भी ना, गुस्सा या नाराज मैं रहूं तो खुद रोने लगती है अपनी बात मनवाने के लिए, और अब देखो कैसे सो गई बिना खाए पिए ही। वो प्लेट टेबल पर रखते हुए बोला और रूम का डोर लॉक किया। मल्लिका उठ जाओ यार, थोड़ा सा खा लो उसके बाद सोना। वो उसके सिरहाने बैठकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला। परेशान मत करो, मुझे नहीं उठना। वो वैसे ही बोली तो कनिष्क ने आंखें छोटी करके उसे घूरा और उसे उठाकर बैठा दिया। कनिष्क, वो झुझलाते हुए आंखें खोलकर बोली। मैंने कह दिया ना कि संभव को सुबह बुला लूँगा, फिर क्यों इतना ड्रामा कर रही हो? उठकर खाना खाओ पहले, उसके बाद सोना। मैं ड्रामा कर रही? मेरा वो मतलब नहीं था, पर तुम ऐसे सोती तो रात में भूख लगती, बस इसलिए तुम्हें जगा रहा था। थोड़ा सा खा लो। वो खाने की प्लेट लाकर उसके सामने कर दिया। मैं ड्रामा नहीं कर रही, तुम्हारे पास तुम्हारा पूरा परिवार है, और मैं तो हर पल तरसती आई हूँ ना अपने परिवार और उनके प्यार के लिए। और अब संभव आया मुझसे मिलने, मैं तो चाहती थी हमारी शादी में मेरे परिवार के शामिल होने पर हो, लेकिन क्या हुआ, संभव और दी ने तो कोशिश भी की, और मैंने यहाँ आने के बाद एक कॉल तक भी नहीं किया, ना ही उनका हाल चाल जानना चाहा। वो रूधे गले से बोली। कनिष्क उसकी बात पर कुछ नहीं बोला, बस अपने हाथों से एक निवाला उसकी तरफ बढ़ा दिया। वो उसे रोक नहीं रहा था। कहते हैं कुछ दर्द आंसुओं के सहारे और शब्दों में निकल जाए तो ही अच्छा होता है, वरना अगर हम उन्हें खुद के ही भीतर रखें तो वो और भी तकलीफ देते हैं। अकेला होना कैसा होता है ये दीप्ति से अच्छा तो वो नहीं समझ सकता था। वो तो बस उसे बोलने दे रहा था। वो हमेशा उसका अच्छा ही चाहता था, लेकिन जहाँ उसे तकलीफ़ हो वो उसे वहाँ जाने भी नहीं देना चाहता था, कभी भी नहीं। और यही सब सोचते हुए उसने मन ही मन एक फ़ैसला लिया था। अगले दिन सुबह श्वेता जी अपनी बहन के घर से आ गई थी। जिज्ञासा अभी पूजा ही कर रही थी, जो देखकर वो मुस्कुराए। उनके ना होने पर जिज्ञासा जिम्मेदारी निभा रही थी, ये देखकर उन्हें काफ़ी अच्छा लगा। माँ, देख रही हैं आप, मेरे ना होने पर भी मेरी बहू पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रही है। वो दादी के पास बैठते हुए बोली तो उन्होंने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया। हाँ, तभी तो आप सबका छोड़कर चल दी थी बहन के पास। विवेक जी बोले। ऐसे ही नहीं गई थी, उन्हें मेरी ज़रूरत थी तब गई। हाँ हाँ, और मेरा क्या? आप सुधर नहीं सकते कभी? माँ बैठी हैं सामने, वो हल्के गुस्से से बोली तो दादी हंस पड़ी। अपने पापा से ही कनिष्क में ये हरकत गई थी, ना शर्माने वाली, कुछ भी बोल देता था वो जो जुबान पर होता था। दीप्ति कहाँ है, वो नहीं दिख रही? उन्होंने पूछा।
वो किचन में होगी। दादी ने बताया कि तब तक दीप्ति वहाँ आ गई। माँ, आप आ गई? आपके बिना ये घर बहुत सूना सा हो गया था। मन नहीं लगता था मेरा तो, वो श्वेता जी के गले से लगते हुए बोली तो उन्होंने प्यार से उसका सिर सहलाया। मैंने भी तुम लोगों को बहुत याद किया था, इसलिए तो जल्दी भी आ गई, वो बोली। अरमान और कनिष्क तो ऑफिस गए होंगे ना, विवेक जी ने उससे पूछा तो उसने हाँ में सिर हिलाया। जिज्ञासा भी उन सब के पास आ गई। विवेक जी बोले, अब तो मैं काम से रिटायरमेंट भी ले लूँ तो ठीक रहेगा, क्योंकि मेरे दोनों बेटे तो अपने काम में। विवेक जी बोले, अब तो मैं काम से रिटायरमेंट भी ले लूँ तो ठीक रहेगा, क्योंकि मेरे दोनों बेटों तो अपने काम में पूरी तरह से रम गए हैं। जिज्ञासा बोली, नहीं पापा, आप पूरी तरह काम नहीं छोड़ सकते, आपके बिना कुछ भी नहीं है, आपसे ही तो उन्हें बूस्ट मिलता है। चाहे आप देखने ही जाएं, लेकिन ऑफिस तो जाना ही होगा। विवेक जी बोले, बहुत प्यारी बच्ची हो, बिल्कुल अरमान की तरह बातें करने लगी हो। उनकी बात पर वो सिर झुकाकर मुस्कुरा उठी। श्वेता जी बोली, जिज्ञासा बेटा, तुम ऑफिस क्यों नहीं गई? तुमने भी तो कई दिन से काम छोड़ा है और अब तो तुम्हें जाना चाहिए था ना। जिज्ञासा बोली, जी माँ, लेकिन आप नहीं थी और कल पापा भी चले गए थे, तो बिना आप दोनों की परमिशन के कैसे जाती। और अरमान जी ने भी बोला कि माँ अगर बोले तब से ही चलना। श्वेता जी ने विवेक जी को देखा तो वो बोले, तुम्हारा काम है, तुम्हारी कंपनी है, वो उसे कैसे चलाना है, कितना वक्त देना है, ये तुम बच्चे ही डिसाइड करो। जो ठीक लगता है, कोई रोक टोक नहीं है यहाँ, तुम अपना काम जारी रख सकती हो। जिज्ञासा खुश होकर बोली, थैंक यू सो मच पापा जी। श्वेता जी बोली, दीप्ति, तुम्हें किस काम का शौक़ है? तुम्हें जो भी करना हो कर सकती हो बिटिया। दीप्ति बोली, मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है माँ, और आपके पास ही रहना है मुझे, काम करने के लिए बाकी लोग हैं ना। दादी बोली, श्वेता बहू, दीप्ति का भाई आने वाला है आज घर पर। श्वेता जी बोली, दीप्ति का भाई? संभव ही है उसका भाई, जो उस दिन घर आया था, कहकर दादी ने उन्हें पूरी बात बताई। सब अच्छा होगा, टेंशन मत लो, श्वेता जी ने प्यार से दीप्ति का सिर चूमते हुए कहा। दीप्ति ने हाँ में सिर हिलाया और कुछ देर बाद संभव को कॉल लगा दी। कहाँ है तू? मैं कब से इंतज़ार कर रही हूँ, अभी तक आया नहीं। आने वाला था, लेकिन कुछ ज़रूरी काम में फंस गया। बहाना बना रहा है ना तू? नहीं यार, सच में काम आ गया, अब आवारा ही तो नहीं घूमता, जॉब लग गई है मेरी भी। सही में? तूने जॉब ज्वाइन कर ली? कब हुआ ये चमत्कार? पापा के जाने के बाद घर चलाने के लिए कुछ तो करना ही था ना। शाम तक आ जाना, मैं तेरी ही पसंद का खाना बना रही हूँ आज। ओके, वो बोला। शाम को कनिष्क और अरमान जब घर आए तो संभव उनसे पहले ही आ चुका था। जिज्ञासा ने उन्हें बताया कि संभव आ गया है। भाभी बहुत खुश हैं जब से संभव आया है, मानवी मुस्कुराते हुए बोली। तो कनिष्क ने हाँ में सिर हिलाया और गेस्ट रूम की तरफ बढ़ गया ताकि वो संभव से बात कर सके। संभव शायद अभी बात लेकर आया था, वो अपने बालों को कॉम्ब कर रहा था जब कनिष्क उसके रूम में आया। उसने डोर पर नॉक किया। जीजू आइए ना, वो उसे देखते ही बोला। भाई अब उसकी बहन का पति बन चुका था वो, तो संभव कैसे उसका नाम लेता, तो उसे जीजू ही बोल रहा था। कनिष्क बोला, संभव, मैंने कल तुम पर इतना गुस्सा किया, फिर भी तुम मेरी बात मानते हुए यहाँ आए और रुके, उसके लिए थैंक यू, और उस दिन के लिए सॉरी भी। संभव बोला, प्लीज़ आप सॉरी मत बोलिए, आपका गुस्सा करना जायज़ है, और रही बात थैंक यू की, तो वो तो मुझे बोलना चाहिए। आपने मेरी बहन का इतना साथ दिया, जब मुझे उसके लिए खड़ा होना चाहिए था तब भी आपने उसका साथ दिया, जबकि उसने आपको छोड़कर हमारे परिवार को चुना था। आपने तो पापा के इलाज के लिए भी पैसे दिए थे, लेकिन मेरी मम्मा की गलती है कि उन्होंने कभी दीप्ति को सही समझा ही नहीं और उसे ही पापा की मौत का जिम्मेदार भी ठहरा दिया। लेकिन सच कहूँ तो मैं हमेशा से चाहता था कि आप दोनों की शादी हो जाए, और अब बहुत खुश हूँ ये देखकर कि आप दोनों आज पति पत्नी हैं। कनिष्क मुस्कुराते हुए बोला, और तुम्हारे क्या हाल हैं? बस फ्लर्ट ही कर रहे हो कि कोई ढूंढू भी? उसकी बात पर संभव हंस पड़ा और इनकार में सिर हिलाया। नहीं, अब टाइम ही नहीं मिलता। पापा के जाने के बाद जिम्मेदारियों का एहसास हुआ, और फिर जब घर ही बिखर गया तो ज़िंदगी भी वैसे ही रूठ सी गई। कहते कहते वो गंभीर हुआ। सच में बचपने की जगह उसमें गंभीरता आ गई थी। जिम्मेदारियां और हालात इंसान को किस कदर बदल देते हैं ना।
जब कनिष्क पहली बार दीप्ति से मिला था सुल्तानपुर में, उसके घर गया था, तब संभव कैसा था और आज कैसा था, बहुत अंतर दिख रहा था दोनों में। वो मस्ती करने वाला शरारती सा बच्चा और ये एक शांत गंभीर सा युवक था जो जिम्मेदारियों के बीच और अपनों को खोने के बाद उभर कर आता था। जो हुआ वो होना तय था। तुम ही सोचो, अगर उस दिन दीप वहाँ से ना आती तो शायद आज हम एक ना होते। कुछ बुरा होता है तो उसमें भी अच्छाई छुपी होती है, कनिष्क बोला। मानवी और संभव एक साथ बैठे हुए बातें कर रहे थे। दोनों हम उम्र ही थे तो कंफर्ट भी फील कर रहे थे। मैंने कहा था ना, मेरे कनिष्क भाई बहुत अच्छे हैं, वो माफ़ कर देंगे तुम्हें। और बात जब दीप्ति भाभी की हो तब तो वो मोम बन जाते हैं जो तुरंत ही पिघल जाते हैं। बहुत प्यार करते हैं भाई उनसे। पता है मुझे, वो एक बार मेरे घर गए थे। तुम्हारे घर? भाई सुल्तानपुर कब गए मुझे तो नहीं पता। शायद बिना बताए गए रहे होंगे फिर। हो सकता है। तुम्हारी कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद क्या करोगी, कुछ सोचा है, या अपना फैमिली बिजनेस ही ज्वाइन करोगी? नहीं, मुझे ये सब नहीं पसंद। वो बोल ही रही थी कि उसे वोमिटिंग आई और वो वॉशरूम में भागी। पता नहीं क्या हो गया था इन दिनों, उसकी तबीयत ही ठीक नहीं रहती थी। कनिष्क, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। दीप्ति उसके पास बैठकर अपने हाथ मसलते हुए बोली तो उसने उसकी तरफ देखकर बोलने का इशारा किया। मैं सोच रही थी कि घर घूम आऊँ। उसने इतना कहकर कसकर अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि कनिष्क का रिएक्शन इस बात पर क्या होगा ये शायद उसे बहुत अच्छे से पता था। ठीक है, उसने जैसे ही कहा दीप्ति ने उसे ऐसे देखा जैसे कोई आठवां अजूबा देख लिया हो। क्या कहा तुमने, एक बार फिर से बोलो, वो उसके हाथों पर हाथ रखती हुई बोली, जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। यही कि चली जाना? मैं सुल्तानपुर अपने घर जाने का पूछ रही हूँ। मैं भी वहीं का बोल रहा हूँ। तुम गुस्सा तो नहीं हो, नाराज़गी से बोल रहे हो ना? क्या यार दीप, जाने को ना बोलता तब तुम्हारा मुंह उतर जाता, और अब जाने को कह रहा हूँ तब भी ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे तुम्हें जाना ही नहीं है। नहीं, मुझे तो जाना है। हाँ तो ठीक है, 2 दिन बाद चलेंगे मतलब ये कि मैं तुम्हें लेकर चलूँगा। उसके बाद शाम तक वापस हम लौट आएंगे। वो उसे अपनी गोद में बैठाता हुआ बोला तो दीप्ति ने उसे देखा। अब समझ आया कि उसके पति देव इतने आसानी से कैसे मान गए थे उसकी बात, जो इतना मेहरबान हो गए, एक ही बार में हाँ बोल दिया था। दीप्ति का चेहरा देखकर वो हंस पड़ा और उसके कंधे पर अपना चेहरा रखते हुए बोला, तुम्हें क्या लगा इतनी दूर अकेले भेज दूंगा मैं तुम्हें? मेरी सांसें, मेरी दुनिया हो तुम, जिसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता मैं। तुम्हारी परछाई बन हमेशा साथ रहूँगा मैं। और ऐसा क्यों बोल रहे हो ये भी मैं जानती हूँ, वो मुंह बनाकर बोली तो कनिष्क ने हंसते हुए उसके कंधे पर अपने होठ रख दिए। काफ़ी अच्छे से समझने लगी हो मल्लिका मुझे, वो अपनी बियर्ड उसकी गर्दन और कंधे पर रब करता हुआ बोला, जिससे दीप्ति को गुदगुदी होने लगी और वो हंसने लगी। क्या कर रहे हो कनिष्क, छोड़ो मुझे। वो उससे छूटने की कोशिश करने लगी। कनिष्क उसकी कमर पर भी हाथ चलाने लगा। वो हंसते हुए बिस्तर पर गिर पड़ी थी। उसकी सांस रुकने लगी थी। तब कनिष्क ने उसे गुदगुदी करनी बंद की। वो बेतहाशा हंसती जा रही थी, जिससे कनिष्क को अच्छा लग रहा था। उसकी हंसी खिलखिलाहट ही अब उसके लिए सबसे मधुर संगीत थी, उसका गीत थी। दीप्ति, जीजू। संभव की आवाज़ पर वो जल्दी से रूम से बाहर आया और उसके पीछे दीप्ति भी। हाँ संभव, क्या हुआ? जीजू, मानवी की तबीयत कई दिन से ख़राब है। मुझे लगता है आज आपको डॉक्टर को बुलाना चाहिए। उसे आज फिर से वोमिटिंग हो रही है। फिर से वोमिटिंग मतलब? दीप्ति ने पूछा तो वो बताने लगा कि कई दिन से उसे वोमिटिंग हो रही है। संभव की बात सुनकर दीप्ति और कनिष्क दोनों के चेहरे पर घबराहट के भाव आ गए। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।